जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी ऊर्जावान होंगे। मैं आपका पीसी नॉलेज चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने वादा किया था कि अब आपको यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी वीडियो परीक्षा, यूपीएसआई परीक्षा और यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेंगे। तो आज हम सामान्य अध्ययन विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। सामान्य अध्ययन, पहला क्वेश्चन। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, उसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा और उसके बाद मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। कर्नल बट रोग है। यहाँ पर एक रोग के बारे में बात हो रही है, कर्नल बट रोग। ये किस फसल से संबंधित रोग है? जौ फसल से, गेहूं की फसल से, बाजरा की फसल से या ज्वार फसल से? तो कर्नल बट एक फफूंद जनित रोग है। कैसा रोग है? फफूंद के द्वारा होता है। फफूंद जनित रोग है जो गेहूं की फसल को प्रभावित करेगा। कौन सी फसल को प्रभावित करेगा? ये गेहूं की फसल को प्रभावित करेगा। गेहूं की फसल को प्रभावित करेगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है? पहला ऑप्शन आर्सेनिक, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा ऑस्मियम और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रेडियम। तो आप लोग इसका उत्तर बताएं और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे अर्धचालक पदार्थ हैं जिनके संयोग से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। यह अर्धचालक तत्वों की विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर में किसका हम प्रयोग करेंगे? हम जर्मेनियम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग होगा? जर्मेनियम का होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर। अब ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई बनाने में होता है? दिया सलाई बनाने में डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस या सिंदूरी फास्फोरस, इनमें से किसका प्रयोग हम करेंगे दिया सलाई को बनाने में? तो दिया सलाई बनाने में हम प्रयोग करते हैं लाल फास्फोरस का। किसका प्रयोग होगा? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाएगा। और जो माचिस होती है, जो दिया सलाई होती है, उसकी जो लकड़ी होती है वो किस वृक्ष की लकड़ी होती है? चीड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से वृक्ष की लकड़ी होगी। तो चीड़ वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई को बनाने में। अगला चौथा प्रश्न हम अब बात करेंगे, प्रश्न नंबर 4 की। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं रूपांतरित रूप में। ये जो सांप के जो दांत होते हैं जिनसे उनके बारे में बात होगी। पहला ऑप्शन है श्वानी दंत का, दूसरा तालु दंत का, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे जंबिका दंत का और चौथा यहाँ पर आपका ऑप्शन है चिबुकास्थी दंत का। तो इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा जो सांप के जो दांत होते हैं, विष वाले दांत होते हैं, वो रूपांतरित रूप होते हैं जंबिका दंत का। जंबिका दंत, इनको हम लोग मैक्सिलरी टीथ भी कहेंगे। मैक्सिलरी टीथ भी कहते हैं जिनका रूपांतरित रूप होता है। और ये सांप के ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध है। सांप के, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस जबड़े की बात होगी, तो ये सांप के ऊपरी जबड़े में बात होगी। ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न, इसका सही उत्तर हो गया जंबिका दंत। ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और अगला प्रश्न है बर्ड फ्लू। काफ़ी बार अखबारों में चर्चा में रहता है। अभी थोड़े दिन पहले भी ये चर्चा में रहा था कि साउथ इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर बर्ड फ्लू फैला था। तो बर्ड फ्लू का कारक है, बर्ड फ्लू एक वायरस जनित है, वायरस से होता है। और इसका कारक क्या है? अब यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, H5N1, H1N1, रेट्रा वायरस या जीका वायरस। तो इसका सही उत्तर होगा बर्ड फ्लू के लिए H5N1 वायरस के द्वारा। और ये किस प्रकार का वायरस है? RNA प्रकृति का वायरस है। किस प्रकृति का वायरस है? RNA प्रकृति का वायरस है। सो आपको आशा करता हूं कि आप सभी को ये
क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। 1937 के जो चुनाव होते हैं, 1935 के आसपास जो भारत सरकार का अधिनियम आता है उसके द्वारा फरवरी 1937 में चुनाव कराए जाते हैं, तो उनमें 11 जगह पर चुनाव होते हैं। 11 में से कांग्रेस पार्टी 5 जगह पर तो पूर्ण बहुमत के साथ आ जाती है। तो उससे रिलेटेड ये आपका प्रश्न है, इसके हम लोग ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके हम ऑप्शन की बात करेंगे। पहला है यहाँ पे मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत एवं बंगाल एवं पंजाब। तो इनकी सरकार कहाँ पर नहीं बनी थी ये पूछा गया है। तो इनके इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल एवं पंजाब। बंगाल और पंजाब में सरकार नहीं बनती है कांग्रेस की। अब बंगाल में किसकी सरकार बनती है? बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का संयुक्त मंत्रिमंडल फजलुल हक के नेतृत्व में बनता है। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का मंत्रिमंडल होता है जो सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में बनता है। इसके अलावा और जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर किसकी सरकार बनती है, इन जगहों पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अब हम प्रश्न नंबर 7 पर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, अगस्त 1925 की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन को देखते हैं। CR दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक, विट्ठल भाई पटेल और MR जयकर। तो इसमें से सही जो उत्तर होगा वो होगा विट्ठल भाई पटेल जी हैं। इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था 1925 के अंदर। अब यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न आ गया ऋग्वेद से। ऋग्वेद हैं। अब इस प्रश्न के हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रश्न है ऋग्वेद हैं। अब इसके हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। हाँ, इसका जो पहला ऑप्शन है, ऋग्वेद से संबंधित स्त्रोतों का संकलन, पहला हो गया स्त्रोतों का, दूसरा शब्दों का संकलन, तीसरा कथाओं का संकलन और चौथा युद्ध का संकलन। तो आप सभी को याद होगा कि ऋग्वेद के 4 वेद तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद के अंदर स्त्रोतों का संकलन किया गया है, सामवेद के अंदर संगीत के बारे में बात होगी, अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बात होगी और जो आपका यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आपको यहाँ से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्त्रोतों का संकलन। ये इसका ऋग्वेद का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शासकों में से किसे एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए किया गया है एका ब्राह्मण? तो एका, यहाँ पर हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसके ऑप्शन, पहला पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और सुशर्मन। तो इसका सही प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर इसमें से हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका मतलब है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, जिन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा की हो। तो ये किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त होता है। अब प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ये मंदिर स्थापत्य की ये 3 शैलियां आप पढ़ोगे, जिसमें से एक शैली है द्रविड़ शैली। तो इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका शिखर, जिसका टॉप किस में बना हुआ है? द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है, जिसमें पहला मंदिर है आपका भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, सी ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर और चौथा ऑप्शन है आपका ओशिया मंदिर। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर किस में बना हुआ है? ये बना हुआ है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 10। अब हम लोग 11 नंबर पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर 11, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? बुद्ध के बारे में बात होगी, बौद्ध धर्म में जिसे बुद्ध जी के द्वारा गौतम बुद्ध ने रूपांतरित किया था। तो इसके ऑप्शन हम लोग पढ़ ले रहे हैं, आनंद, वसुमित्र, गौशल और सुभद्र। तो इसमें से आखिरी वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को में गए हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्र।
बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? सुभद्र जी थे। और जो आपको यहाँ पर ऑप्शन आनंद दिया गया है, आनंद गौतम पुत्र के सबसे प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। और इन्हीं की प्रार्थना पर बुद्ध ने वैशाली के अंदर स्त्रियों के लिए संघ में प्रवेश की अनुमति दी। जो इनके सबसे प्रिय शिष्य की बात होगी तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। और आनंद के ही कहने पर इन्होंने, बुद्ध जी ने महिलाओं को शामिल किया था। चलिए अब हम आगे अगले प्रश्न नंबर, हम लोग प्रश्न नंबर 12 पर की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेख है। और इसका जो पहले तो हम लोग इसके उत्तर को बात करेंगे। उत्तर है इसका जहांगीर। इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक सचिव हरिसेन ने की थी। किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? हरिसेन जी के द्वारा इसकी रचना की गई है इसकी। और इसमें किसके लेख मिलेगा? तो जहांगीर का इसमें लेख मिलेगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस परिवार ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वो कौन सा राजपूत घराना था जिसने अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा और चौहान। तो इसका जो सही उत्तर होगा कछवाहा राजपूत है जिन्होंने अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आगे हम लोग अब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कछवाहा राजपूत। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। ये भी बहुत बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा, दिल्ली, लाहौर और बदायूं। इसके 4 ऑप्शन। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। और इन्हीं के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण कराया गया था। कुतुब मीनार की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको पूर्ण कराने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। चलिए अब हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे। तो का सही उत्तर होगा बी नंबर, दिल्ली। इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे तो उस समय लाहौर राजधानी हुआ करती थी। और इल्तुतमिश के समय ये लाहौर से राजधानी कहाँ पर आ गई थी? दिल्ली आ गई थी। अब हम लोग अगला प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? मोहम्मद गोरी ने किसे चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? अब इसके हम लोग ऑप्शन के बारे में बात कर ले रहे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल और भीमा सेकंड, ये 4 ऑप्शन है। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा जाता है। और चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित करते हैं कौन? मोहम्मद गोरी। कौन पराजित करता है? मोहम्मद गोरी पराजित करते हैं किसे? जयचंद को। और ये कहाँ के राजा हुआ करते थे? ये राजा थे आपके कन्नौज के। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर मकबरा से संबंधित बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अब हम इसकी बात करेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? इसकी बात करें। इसमें एक अकबर, जहांगीर, जहांदार शाह और औरंगजेब, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर की बात करेंगे तो जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। और ये कहाँ पर? लाहौर में है। और लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? रावी नदी है वहाँ पर। और हम बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं। और इसको बनवाया किसने था? तो जहांगीर के मकबरे को नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। अब हम आगे एक और बात करेंगे कि बाबर का मकबरा भी कहाँ पर है? काबुल के अंदर है।
बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा तो आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर है। अकबर सिकंदरा आगरा के पास है। और औरंगजेब अहमदनगर है। जब वो साउथ में लड़ाई लड़ने चले गए थे, अभियान में गए थे, तो इनका कहाँ पर है? अहमदनगर में है। और जो जहांदार शाह जहाँ पर नाम लिखा है, जहांदार शाह का मकबरा भी कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। चलिए, आप आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? यहाँ पर उपाधि खिताब की बात हो रही है। कौन देते हैं? बहादुर शाह जी शाह दे रहे हैं। और किसे दे रहे हैं? साहब ए आलम बहादुर को। तो इसमें का ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। पहला अजीमुल्लाह, फिर दूसरा है ब्रिजिश कद है, तीसरा हसन खान है, और चौथा यहाँ पर बख्त खान है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बख्त खान। सही आंसर क्या होगा? बख्त खान को कौन सी उपाधि मिल रही है? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया जा रहा है। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला 18वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। और 18वां प्रश्न हम लोग बात करेंगे। हाँ, चलिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? असम के अंदर जो चाय कंपनी स्थापित होती है वो किस वर्ष से स्थापित होती है? 1835 में, 1839 में, 1837 में और 1857 के अंदर। तो इसका जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये आरओ परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। 1839 में असम के अंदर चाय कंपनी की स्थापना होती है, द असम कंपनी के नाम से, द असम कंपनी के नाम से। चलिए, अब हम अगले प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत ही बार बार ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। इसके ऑप्शन आप लोग पढ़िए। इसका ऑप्शन है युद्ध, वाह आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति। ये आधार बताए गए हैं यहाँ पर। चलिए, अब इसका जो आंसर होगा, जो आधार इसका नहीं है, वो आधार है यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह अब नहीं है। कौन कौन से आधार हैं? युद्ध है, वाह आक्रमण है और आंतरिक अशांति है। ये यहाँ पर आधार बताए गए हैं। आप लोगों, आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। और आपको जब हम पॉलिटी की बात करेंगे, तो पॉलिटी में जो यहाँ पर दो संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। इन दोनों संशोधन को, इनके कुछ पॉइंट हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इसको आपको क्लियर कर दें। ये बार बार इन दो संशोधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न 20 और आखिरी प्रश्न है ये आज की कक्षा का। सेबी का अधिनियम पारित हुआ था। सेबी का अधिनियम किस वर्ष पारित होता है, कब पारित होता है? अब ये प्रश्न है इससे रिलेटेड। चलिए, इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला यहाँ पर क्या दिया गया है? पहला दिया गया है 1956, 1992, 1988 और 1995। चलिए, अब इसका बात कर लें तो सेबी का जो अधिनियम है वो किस सन में आता है? ये 1992 में आता है। 1992 का अधिनियम है। कौन सा? सेबी का अधिनियम। चलिए, बात करते हैं। और सेबी के जब हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? मुंबई में। ये भी आप लोग राइट कर लो, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है। और इसके कुछ कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद के अंदर हैं ये कार्यालय। तो आपको यहाँ से इसका उत्तर पता चल गया कि सेबी का अधिनियम कब का है? 1992। और इसी सेबी में एक से रिलेटेड अभी एक थोड़े दिनों एक मूवी भी रिलीज हुई थी। आशा करता है कि आप लोग उसको देख लेंगे, अभिषेक बच्चन जिसमें लीड रोल में थे। चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।